इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो कार्यक्रम किसान वाणी है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो पशुओं है उनमें गर्भपात की समस्या और उसका समाधान कैसे करना चाहिए। देखिए भाइयों, जो पशुपालक भाई हैं या जिन भाइयों ने दूध की डेयरी बनाई हुई है, अच्छे जो है ना उसके अंदर पशु रखे हुए हैं, कई बार जो है ना उनके लिए भी जो गर्भपात की समस्या है, उनके जो पशु हैं अच्छे उनमें भी जो है ना कई बार ये समस्या देखने को मिलती है। यानी कि छोटा पशुपालक हो चाहे बड़ा पशुपालक हो, दोनों के अंदर जो है ना ये समस्या कई बार आ जा है, और जिससे जो है ना जो पशुपालक भाई हैं या डेयरी का काम कर रहे हैं उनको जो है ना काफ़ी आर्थिक हानि हो जाए। लेकिन ये दो सोचने की बात है भाइयों कि गर्भपात क्या। गर्भपात का मतलब ये है कि जिस तरह जो भैंस है चाहे गाय है, कई बार वो अपने बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालते हैं, यानी कि कई क्रम भाई बच्चा गिर दिया, इसी नहीं हम जो है ना गर्भपात कहते हैं। और गर्भपात की जो समस्या है या जो पशुपालक भाई है उनको जो है ना इससे काफ़ी नुकसान हो जाए। नुकसान होने के भी कई कारण भाई, लेकिन कई बार यो देखा है कि जो पशु के अंदर गर्भपात की जो समस्या आई है वो क्यों आई है, और इससे जो पशु ने जो बच्चा गिरा है, एक तो वो कमज़ोर गिर दिया यानी कि समय से पहले गिर दिया, दूसरा अगर वो गिर भी गया है यानी कि वो मरा हुआ पैदा हुआ उसका। तो इस तरह जो है ना अगर वो गाय है या भैंस है, जो भी पशु है, ये इस प्रकार का काम हो जाए तो भाई उसकी जो बच्चेदानी है उसमें भी कई बार रोग लगने का डर बना रहा है, यानी कि कई रोग लग जाए या उनकी जो जनन क्षमता है वह भी भाई कम हो जाए। और इसके जो कारण है, एक तो है यू संक्रमण के गिला भाई रोग है, जो यू इन रोग जो संक्रमण रोग हैं इस कारण भी जो गाय है भैंस है वो अपने बच्चे को गिरते हैं। दूसरा जो है ना गैर संक्रमण कारण भी हो सके भाई कुछ। तो संक्रमण कारण जिस तरह के एक तो जीवाणु रहित जनित रोग है, इसमें ब्रुसेलोसिस है, विब्रोयोसिस है भाई, क्लेमाइडोसिस है। इस तरह जो है ना कई कारण है पशुओं के अंदर जिनसे जो है ना पशु अपने बच्चे को वो गिर देता है। और विषाणु जनित जो रोग जो है इनमें एक तो इक्वाइन हर्पिस विषाणु है, यानी कि गोड़ियों में, या फिर इन्फेक्शियम जो बोया यन है, राइनोट्रेकाइटिस वायरस से जो है ना गाय भैंस में जो है ना गर्भपात का कारण बना है। यू जीवाणु हो या विषाणु है, इन रोगों के अलावा और भी कई रोग हैं, जिस तरह के फफूंद रोग है जैसे एस्परजिलोसिस, इससे भी जो है ना भाई गर्भपात हो सका है। प्रोटोजोआ का रोग है ट्राइकोमोनियोसिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस, इसके कारण भी भाई गर्भपात हो सका है। ये जो रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, जिससे जो है ना पशु भाई अपने बच्चे को गिर देता है। और भी ये रोग जो है ना खतरनाक कारण हो सका है, क्योंकि संक्रमण जो है ना एक जानवर से दूसरे जानवर में भी वो फैल सका है। और यदि गर्भपात संक्रमण कारण से हो रहा है तो शेष पशुओं में भाई संक्रमण या फिर उसके गर्भपात का कारण भी बन सका है, यानी कि जो यो रोग है अगर लग गया तो एक पशु से ये दूसरे पशु का भी लग सका है, जिससे दूसरे पशुओं में भी भाई ये समस्या आ जाएगी और उसका समाधान भी भाई अपना फिर करना पड़ेगा। दूसरा कारण देखा है इसके संक्रमण कारण भी हैं,
यानी कि गर्भपात के जो मुख्य गैर संक्रमण कारण है, एक तो उनका जो आहार है, खाना पीना है, उसमें पोषक तत्वों की भाई कई बार कमी हुआ। पशु के शरीर में देखे हैं कि जो सारे जो तत्व हैं उनको संतुलित मात्रा में होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह के आदमी लगा लो, वो भी जो भाई सारी तरह के प्रोटीन है, खनिज है, लवण है, वो सारे उसके खाने में आते हैं। लेकिन इसी तरह जो पशुओं का चारा है, जो दाना पानी है उनका, उसके अंदर भी ये संतुलित आहार होना चाहिए। और अगर ये नहीं होएगा तो उसमें भी भाई पशु जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाएगी। और जिससे जो है ना उसमें कई बार देखने में ये भी आवा है कि जो कैल्शियम की कमी है, इसके कारण ते भी भाई पशु कई बार जो है ना जो पीछा दिखाना शुरू कर दे है और गर्भपात भी हो सका है भाई। तो विटामिन ए और आयोडीन इसकी कमी ते भी भाई गर्भपात हो सका है। दूसरा कारण देखा है जिस तरह के हार्मोन स्तर में गड़बड़ी हो जाए। गर्भ के दौरान जो है ना जो संतुलित हार्मोन है उनका स्तर जो है ना अति आवश्यक है, यानी कि वो सही होने चाहिए। अगर इनकी कमी या फिर ये ज़्यादा हो गए तो भी गर्भपात हो सका है। जिस तरह के फास्फोरस की कमी के कारण जो है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाएगा और इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन की जो कमी है उससे एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन इसकी अधिकता गर्भपात का कारण भी बनी रहे। और कई बार देखा है कि जो विषैले पदार्थ हुआ, कुछ हानिकारक पदार्थ है, उनका अचानक से कोई सेवन करे जावा, पशु उन्हें खा ले या उनमें ज़्यादा हो जाए तो इससे भी भाई गर्भपात की समस्या बनी रहे। जैसे नाइट्रेट जहरवाद है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इस तरह की और भी कीटनाशक है, इसके छिड़काव से भी भाई गर्भपात हो सका है। प्रतिकूल वातावरण, जिस तरह की अधिक गर्मी हो जाए, कई बार ज़्यादा सर्दी हो जाए तो ये पशु को लग जाए और इससे भी पशु जो है ना अपने बच्चे को गिर दे है। और कुछ और भी कारण है, जिस तरह के कई कारण थे पशुओं को चोट संबंधी भी कुछ बातें आवा, जिस तरह पशु का ऊंचाई से गिर जा या फिर खाई को लांगा भाई उस टाइम जो है ना छाल मरवा दें। कई बार अपने पशुओं को भगाने की शुरू करते हैं। कई बार देखा है जो पशुपालक है उसको गुस्सा आ जाए, पशुओं को डंडे मारेंगे, पशु तेज़ दौड़ेगा, तो इससे जो है ना जो ब्यात आए पशु हैं उनमें थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। हो सके तो भाई वो अपने गर्भ न भी गिर दे। काफ़ी देर तक भाई पशु हैं लड़ते झगड़ते रहे हैं आपस में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और दाहिनी कोख में दूसरे जानवर द्वारा कई बार चोट पहुंच जाए, खेड़ मारते पशु एक दूसरे का, तो भी गर्भपात की समस्या हो जाए। या फिर कई बार ऐसा है पशु किसी तंग रास्ते में फंस जाए, निकलना मुश्किल हो जाए, तो ये भी कारण बन सका है। और कई बार देखा है कि डांगरा के पीछे या उनके जो पशु हैं भाई कुत्ते लग जाएं, कुत्ते के डरने के कारण जो है ना पशु भागेगा और जिससे जो है ना फिर उसके गर्भपात की समस्या हो जाएगी। और इसी तरह अनियमित खान पान है भाई, गर्भ काल की जो अंतिम अवस्था है भाई उसमें कई बार टिक्का लग जाए है, तो यो भी कारण जो है ना गर्भपात का हो सका है। इस कारण भाई किसान भाई है या जो पशुपालक भाई है उन्होंने कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिससे जो है ना गर्भपात की जो समस्या है उसको भाई रोक सका है। एक तो जो गर्भित पशु है, जहाँ तक संभव हो सके तो उसके गर्भावस्था के जो अंतिम महीने हैं उनको दूसरे पशुओं से भाई अलग बांधना चाहिए। और इन पशुओं के रहने की जगह साफ सुथरी हो, हवादार हो और रोशनी वाली हो, यानी कि उसके अंदर भाई चांदना भी अंधेरा रहना चाहिए, यानी कि रोशनी का प्रबंध हो। दूसरा देखा है कि जो गर्भित पशुओं को एक तो मुलायम, हरा और ठीक प्रकार से जो ना कटे या चारा साफ दें और साफ पानी उनको पीने न दें। चारे के साथ भाई उचित मात्रा में खड़ भी दो, उनको दाना भी दो भाई। खनिज मिश्रण की जरूरत पड़े तो उनको खनिज मिश्रण भी देना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो गर्भित पशु है उसको ज़्यादा भगाया और दौड़ाया ना सके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भगाओगे या उसको दौड़ाओगे तो भाई वही समस्या आ जाएगी कि वो पशु जो है ना अपने बच्चे को गिर देगा। पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए भाई। प्रतिदिन यह देखते रहना चाहिए कि चारा ठीक से खा रहा या नहीं खा रहा है। अगर मान लो वो चारा ठीक से नहीं खा रहा तो भाई डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और उसको दिखाएं अपने पशु को। पशु कहीं सुस्त तो नहीं हो रहा, कहीं उसको बुखार तो नहीं हो गया, यौनिक मार्ग में तो किसी प्रकार का स्राव तो नहीं आ रहा है, तो इन सारी अवस्थाओं को भाई पशु चिकित्सक की देख रेख में ही उनको दिखाओ और उसका भाई उपचार कराओ। यदि कोई पशु गर्भकाल को पूरा करने से पहले ही जो है ना ब्याने के लक्षण दिखावा तो उसको तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए भाई। जिसका गर्भपात होया हो तो उस पशु को भाई तुरंत
स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, या फिर गर्भपात जो हुए बच्चा है या उसकी जेर को जो है ना जानवरों से अलग कर किसी बाड़े को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए मरे हुए बच्चे को, तथा उसकी जेर का जो है ना पशु चिकित्सक से निरीक्षण जरूर करवा लें भाई। यदि पशु 8 से 12 घंटे तक जेर नहीं गिरा है तो उसको जो है ना पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए, और हो सके तो भाई उसकी जेर को डॉक्टर की सहायता से निकलवा लेना चाहिए। जिस पशु का गर्भपात है उसको 3 महीने तक न तो सांड से गर्भित करवाना चाहिए न ही कृत्रिम गर्भाधान से, क्योंकि 3 महीने का जो है ना आराम देने से पशु के ठीक प्रकार से जो है ना भाई गर्भित होकर स्वस्थ शिशु को जन्म देने वाली जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गर्भपात की जो समस्या है और यह जो पशु हैं और यानी कि आमतौर पर जो संकर पशु है इस समस्या के ज़्यादातर शिकार हुए हैं। संक्रामक रोग हैं जैसे ब्रूसेलोसिस है, विब्रोयोसिस, इनके साथ साथ भाई आहार में कुछ खास तत्वों की कमी, शरीर में हार्मोन स्तर में भाई गड़बड़, और कभी कभी तो भाई पशु के रख रखाव और देखभाल में कमी भी जो है ना पशुओं में गर्भपात का कारण बन जाए। और कुछ सावधानियां इनको ध्यान में रखेंगे तो गर्भपात की समस्या की रोकथाम कर सके है। तो ये तो चर्चा करी हमने कि जो दुधारू पशु है उनमें गर्भपात की समस्या और उसके समाधान के बारे में। और ये बताएंगे भाइयों को मौसम। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, और कल का जो तापमान है भाई अधिकतम रहेगा 41 डिग्री और न्यूनतम रहेगा भाई 44 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो कृषि कार्य रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे पपीते की काश्त के ऊपर, और नई फसल नई उमंग में हम चर्चा करेंगे संकर हाथी घास की बिजाई और कोरोना से बचाव और मास्क जरूरी, इन बातों पर भी भाई साथ साथ चर्चा करेंगे। और अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत।
के मैं संजोग मिला छोड़ जाने दे करूं तेरे पैदो कोना कुंदनपुर में जाना से तेरे तय करूं न को कोना तेरी बड़ाई सुन के न दमयंती मन छोड़ना मेरी समझ में दमयंती का विवाह और से होना जो कहेगी दमयंती से जो कहेगी दमयंती से तेरे आगे फिर बता दूंगा भीमसेन की कुंदनपुर के भीमसेन में फिक्र हुआ बड़ा भारी से हाण जोगवर मिला नहीं वो अब तक फिरा है कवारी से इसीलिए सुंदर रचने की कई भूप ने चारी से मन मर्जी का वर को ले आ भूप के दिल में हारी से तेरे पास नर नंदिए व्यास हो तेरे पास नर नंदिए व्यास सुंदर की खबर पूछा दूंगा भीमसेन की ये तो भैया ना सुनी रागनी। और अब जो है ना अगली चर्चा करेंगे टपका सिंचाई के महत्व के बारे में। देखियो किसान भाई, जो टपका सिंचाई है यानी कि बूंद बूंद करके खेत में पानी देना। और एक तो जिस तरह के फसल खातर आप देखा है कि भाई बढ़िया बीज लेवेंगे, अच्छी खाद लेवेंगे, इन चीज़ों के साथ साथ भाई पानी भी बढ़िया मिलेगा उनको, जदे जाकर भाई फसल हरी भरी होएगी। और ये जो टपका सिंचाई है भाई, इसका जो खास जो विशेष महत्व रहा है वो उन क्षेत्रों में रहा है जड़ा थोड़ा हा पानी की कमी हुआ। क्योंकि अगर जमीन रेतली है उसमें अगर हम पानी देवेंगे तो भाई पानी ना एकदम चूस जाएगी और फिर जो है ना वो जमीन सूखी हो जाएगी। और इस तरह जो है ना जो ये टपका सिंचाई है ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन जो ये हमारे राज्य हैं इनमें खास कर ये लाभकारी है। और हरियाणा की जो जमीन का लगभग 58% भाग जो है ना बरानी है। और एक बात हो रहा है भाई, इस भाग में एक तो नहरी पानी की सुविधा बड़ी ही सीमित है, दूसरा जो भूमिगत जल है वो भी खारा है। और किसान भाई हैं उन्होंने भाई सूखे का सामना कई बार करना पड़ा है, उसे एक बार भी भाई फसल नहीं मिलती। ऐसा भी हमारे राज्य के तो कुछ क्षेत्र हैं। लेकिन जो ड्रिप और जो स्प्रिंकल सिंचाई है यह एक तो आधुनिक प्रणाली है, यानी कि आजकल के ज़माने की। और इन सिंचाई विधियों को एक तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है, इस खातर भाई अनुदान भी दे है,
ताकि जो है ना ज़्यादा किसान भाई ये फुहारा विधि से अपनी खेती कर सकें और पानी की बचत कर सकें। तो सिंचाई के जो पानी के दो आदर्श वितरण है भाई, इसका अधिकतम सदुपयोग करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि भाई हमारी जो सिंचाई प्रणाली है ना, एक तो आधुनिक है, पानी के स्रोत से जो है ना खेत तक पहुंचने में और उसके बाद खेत में पानी कम से कम खराब हो। इसके साथ साथ भाई देखा है कि जो कलर वाली ज़मीन है या सेम वाली है, इन सारी समस्या से काफ़ी सीमा तक भाई बचा जा सका। क्योंकि इनकी जो आधुनिक जो सिंचाई विधि है, इन्होंने शुरू से ही जो है ना काफ़ी व्यय आता है, लेकिन ये अत्यंत अवश्य है कि भाई इन्हें अपनाने तक कृषि को जो है ना अधिक उन्नत भी कर सके हैं, अच्छी फसल भी ले सके हैं। यानी कि जहाँ भाई पानी ज़्यादा नहीं है, नहरी पानी नहीं है, खारा पानी है, क्योंकि भाई देखा है खारे पानी में तो कोई फसल होती नहीं सिवाय पहाड़ी किक्कर के। तो इस तरह भाई जो ड्रिप सिंचाई है यानी कि टपका सिंचाई है, आधुनिक प्रणाली है। और एक बात और है, इस विधि में जो पानी पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार भाई बूंद बूंद करके पौधे के पास दिया जावा। और यह जो सिंचाई विधि है, एक तो बागवानी सब्जी की फसलों खातर बहुत ही बढ़िया है। और हरियाणा प्रदेश में तो भाई जो पश्चिम एरिया है हमारा, उसमें ज़्यादातर यह सुविधा अच्छी रहे। हरियाणा के जो दूसरे क्षेत्र है जड़ा भाई मृदा हल्की है या दोमट किस्म की है, या पानी और मृदा में जो भाई लवण की समस्या है, तो ड्रिप सिंचाई भाई दूसरी सिंचाई विधियों से काफ़ी बढ़िया है। और ड्रिप सिंचाई जो पानी का बहाव है, इसकी गति की दर पौधे को भाई पानी की आवश्यकता के अनुसार 2 से लेकर भाई 10 लीटर प्रति घंटा हो सका है। यानी कि पानी का जो स्रोत सा जो पंप है, इसके द्वारा फिल्टर होकर के जो मेन जो हमारा लेटरल है या शाखा कहते जिसना, उस लाइन तक यू जाएगा। और लाइन में पानी का दबाव भाई आवश्यकता के अनुसार जो है ना ड्रिप के आधार पर भाई 0.2 से लेकर 1.75 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तक यू हो सका है। यानी कि जो पानी है वो एक सरज सारे खेत में जाएगा। जहाँ जहाँ हमने पाइप लगा रखे हैं, उन पाइपों के जरिए भाई यू पानी जाएगा, टपका टपका करके सारी फसलों को यू पानी दे देगा। तो पानी की बचत होगी। पहले क्या थे भाई, पहले जो है ना जो भी किसान भाई पानी दिए करें थे वो सारे अपने खाड़ के द्वारा दिए करे थे। लेकिन आजकल देखने में आया कि भाई किसान भैया ने अपने खेत में पाइप दबवा रखे हैं, खाड़ की भी जरूरत नहीं है ना भाई, खाड़ साफ करनी पड़ेगी। तो इस करके जिस भी खेत में भाई पानी देना है, वहाँ जो कनेक्शन कर रखे है पानी का उठा के उसको खोलते हैं, तो इससे अपना बचत होती है पानी की भी। तो इसी तरह जो फुहारा विधि है, टपका विधि है, इससे भी भाई फुहारे के साथ साथ बूंद बूंद करके सारी फसल में पानी आ जाएगा जितनी उसने जरूरत होगा। और ड्रिप सिंचाई के भाई फायदे तो देखो है ही है। एक तो देखो पानी जो है ना कम लगेगा। अगर कम लगेगा तो भाई सिंचाई भी भाई ज़्यादातर जो हमारा खेत है उसमें ज़्यादा पानी, यानी कि ज़्यादा किले में कह देख रहा हूँ भाई पानी ज़्यादा आ जाएगा। और दूसरे साधनों की तुलना में भाई सबसे कम पानी की जरूरत होगी। अगर अधिक उत्पादन लेना है, अच्छी गुणवत्ता लेनी है, फसल का समय पर भाई तैयार होना, ये सारी की सारी बातें भाई इस प्रणाली में भी हैं यही बात। और कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इसमें, इस विधि में। और पानी देंगे किसी भी टाइम सिंचाई कर लो भाई, क्योंकि ये तो फुहारा विधि है। और सिंचाई में भाई खारे पानी का प्रयोग भी संभव है। यानी कि एक काम और कर सके हैं, मान लीजिए आपके खेत में भाई खारा पानी है, तो थोड़ा नहरी पानी में ले करके दोनों को दे सके हैं, जिससे फसल भी अच्छी होगी, गुणवत्ता वाली भी होगी। और उबड़ खाबड़ जमीन है जिस तरह, उसमें सिंचाई आसानी से कर सके हैं। पाइप बिछाने हुआ है, उसमें जहाँ भी भाई अपना जिस भी किले में या खेत में पानी देना है, उस किले में अपने पाइप बिछवा दो और चला दो पानी, और उसमें फिर सारे को टपका टपका यानी कि फुहारा विधि के लिए पानी सारे खेत में आ जाएगा। रेतली जमीन में भाई फसलों की सिंचाई खातर बहुत बढ़िया है। रेतली जमीन में भी नहीं देखा है कि रेतली जमीन में एक तो खाल नहीं चलता, या फिर पाइप दाबने पड़ेंगे, या फिर भाई फुहारा विधि से आप उसमें पानी दे सको खेत में। दूसरा, कम मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, क्यों भाई खाड़ नहीं साफ करने, एक बार चला दिया ट्यूबवेल या खेत में पानी दे दिया, फुहारे गला पानी खेत में पहुंच जाए। और साइन खाद भी भाई सिंचाई के पानी के साथ साथ प्रयोग में लाई जा सका है। जिस भी अपना पानी देना है उसके अंदर भाई खाद डाल दो, और सारी गुड़ के सारे खेत में फुहारे में, एक तो आप खेत में सीधे जा करके भाई
कट्टा खोल कर उसमें भाई खाद घेर कर सारे किले में खाद डाला हाथ गिला, और इसमें पानी में गुड़ कर वो सारे खेत में एक सरी भी गिर जाएगी, एक सारा पानी आ जाएगा, एक सरी खाद आ जाएगी, तो भाई फसल भी आपकी बहुत बढ़िया होगी। तो इस तरह भाई भूमि विकास और जो भूमि समतल करने में होने वाला जो खर्च है उसको भी कम कर सका है। और सिंचाई खातर जो नालियां और मेड़बादी बनाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, खरपतवार नियंत्रण में रहेंगे। और एक बात और है भाई, ग्रीन हाउस और जो पॉली ग्रीन हाउस में है सिंचाई खातर यह बहुत बढ़िया विधि है। इस विधि में जो माटी हमारी वो भी खराब नहीं होती, और माटी का जो कटाव है और जो प्रदूषण है वो भी भाई इस विधि में नहीं होता, और ना ही फसलों में ज़्यादा बीमारियां लगती। एक बात और फायदा है भाई, इससे बीमारी भी कम लगेगी इस विधि में। और भूमि में जो जलमग्नता है या फिर सेम की समस्या है वो भी कम होगी। एक बात और है, जो बागवानी फसलें हैं जिस तरह के आम है, संतरा है, नींबू है, मौसमी है, अनार, बेर, पपीता, अमरूद, केला और अंगूर भाई, इन फसलों खातर तो यह बहुत ही बढ़िया है। और सब्जी वाली फसलों में टमाटर है, जिस तरह गोभी है, तरबूज है, बैंगन है, प्याज है, आलू है, शिमला मिर्च है, मिर्च, भिंडी, इन खातर भी बहुत ही बढ़िया है। और नकदी आमदनी वाली जिस तरह फसलें हैं, गन्ना, कपास और भाई फूल के जो बगीचे हैं उनमें भी जो है ना इस विधि से भाई बहुत बढ़िया उपज ले सको हो। तो ये तो चर्चा करी हमने टपका सिंचाई में कौन कौन से फायदे रहेंगे। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।